हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका जंगल कहानियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी नई कहानी शुरू हो रही है जिसका नाम है द पनार मैन ईटर। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे जंगल कहानियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो चंपावत टाइग्रेस को मार चुके थे तभी उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि कुमाऊं डिवीज़न के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर पूर्वी छोर में एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है और इसने सारी हदें पार कर दी हैं। वारदातें इतनी बढ़ गई थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसका जिक्र हुआ करता था। इस तेंदुए को यानी लेपर्ड को लोग कई नाम से पुकारा करते थे, लेकिन मैंने जो इसका नाम सुना था वो था द पनार मैन ईटर लेपर्ड। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि 1905 के पहले कभी किसी जानवर के नाम के आगे मैन ईटर नहीं जुड़ा। हालांकि जानवर इंसान का शिकार तो पहले भी किया करते थे, लेकिन ये मैन ईटर का टाइटल सिर्फ चंपावत टाइग्रेस से आम हुआ। यानी दुनिया की सबसे पहली मैन ईटर टाइग्रेस थी चंपावत टाइग्रेस, और उसके बाद जो दूसरा मैन ईटर था वो था ये पनार मैन ईटर, जो कि एक लेपर्ड था और लगभग 400 लोगों को मारकर खा चुका था। अब जैसे जैसे मौतें बढ़ती गईं, सरकार पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। अब सरकार ने लेटर लिखकर शिकारियों को अपील करना शुरू कर दिया कि कोई इसे मार दे। लेकिन शिकारी तो मौजूद थे, लेकिन आदमखोरों के शिकारी अलग होते थे, क्योंकि ये एक विद्या ही नहीं थी। एक आम लेपर्ड या टाइगर को मारना अलग बात थी और आदमखोर का शिकार करना एक बिल्कुल अलग बात थी, और कोई भी पुराना शिकारी इस नई विद्या में महारत हासिल नहीं कर पाया था। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि क्योंकि मैं चंपावत आदमखोर को मार चुका था तो सरकार की नज़रें घूम गईं मेरी तरफ और आ गया लेटर। उसमें लिखा था कि अब आप जो भी करिए, पनार मैन ईटर से हमें छुटकारा दिलाइए। अब जिम कॉर्बेट आगे लिखते हैं कि उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं एक के बाद एक अभियान करता चलूं। मेरी आर्थिक स्थिति मुझे इजाज़त नहीं देती थी इस तरह के लगातार रिस्क लेने के लिए। तो मैंने काफ़ी वक्त ले लिया ये फ़ैसला करने में कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। मुझे अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए काम धंधा करना पड़ता था, तो मुझे उस तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी था ताकि मेरा जीवन यापन हो सके। अब स्थिति थोड़ी सुधरी और मैंने मार दिया मुक्तेश्वर मैन ईटर को, तो अब मेरे पास डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर बर्थॉर्ड का लेटर आ गया कि अब पनार मैन ईटर को मारिए। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं जाऊंगा और पनार मैन ईटर को मार दूंगा। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं थी इलाके की जिस तरफ मुझे जाना था, तो मैं पहले पहुंचा अल्मोड़ा और वहां पहुंचा अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर के पास। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर का नाम था मिस्टर स्टिफ, हर्बर्ट चार्ल्स स्टिफ। इन्हें H.C. स्टिफ भी कहा जाता था। अब कॉर्बेट कहते हैं मैं स्टिफ के साथ बैठा था, उनसे मुलाकात की, हमने साथ में लंच भी किया। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी क्योंकि वो इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर थे और इस मैन ईटर के बारे में सारी जानकारी उन्हें थी। उन्होंने मुझे नक्शे दिखाए, पूरा एरिया समझाया, रास्तों का ज्ञान मुझे बताया और कहाँ कहाँ सतर्क रहना है ये भी मुझे बताया। ये सारी बातचीत हो ही गई थी कि अचानक
आखिर में उन्होंने मुझे शॉक दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अपनी वसीयत तो लिख दी है ना। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने फिर से कहा अपनी वसीयत तो लिख दी है ना कि किसे कितनी प्रॉपर्टी देनी है और किसे कौन सा कार्यभार देना है, क्योंकि तुम जा रहे हो पनार मैन ईटर के एरिए में। अब कॉर्बेट ये बात सुनकर शांत हो गए और फिर अपने दिमाग को वापस अपने काम में लगाया। अब जो नक्शा कमिश्नर साहब ने इन्हें दिया था उसमें उस साइट पर पहुंचने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता किसी पनवालोला नामक गांव का था और दूसरा रास्ता जाता था लमगारा नामक एक जगह के पास से, जो कि देवी धूरा के पास से जाता था। और कॉर्बेट बोलते हैं मैंने फैसला लिया कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा जो कि लमगारा होकर जाता है, और मैं निकल पड़ा नैनीताल से। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे वो बात याद थी जो कमिश्नर ने मुझसे कही थी कि वसीयत लिख देना, लेकिन मैंने अपनी वसीयत नहीं लिखी थी और बिना लिखे ही मैं निकल गया था। 4 आदमी जो मेरा सामान उठाते थे और एक मेरा सर्वेंट था और 6वां था मैं। हम 6 लोग निकल पड़े। अब 14 मीलों तक पहाड़ चढ़ने के बाद हम एक जगह रुके, मगर अभी तक किसी को थकावट नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि सभी के सभी जवान थे। तो हमने फैसला किया कि अभी और चलेंगे। अब हम चले जितना चल सकते थे और पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां पर एक टूटी हुई इमारत थी। उस इमारत को अंदर बाहर से गौर से देखने पर यह पता चल रहा था कि कभी वो कोई स्कूल रहा होगा। अब उस स्कूल की इमारत के अंदर ये घुस नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ के दरवाजे ही बंद थे। उसका एक अहाता था और जिम कॉर्बेट टेंट नहीं लाए थे, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम रात अहाते में ही काटेंगे। और ये डिसीजन इन्होंने इसीलिए लिया था कि अभी ये मैन ईटर की टेरिटरी से काफ़ी दूर थे, तो ये सुरक्षित थे। अब इस स्कूल के अहाते में जिसमें हम बैठे थे, ये 3 तरफ से दीवारों से घिरा था और एक तरफ थी वो इमारत। तीनों तरफ की दीवारें लगभग 2-2 फीट ऊंची थीं। अब इनके आदमियों ने इधर उधर से लकड़ियां बीनी और आग जलाई उस अहाते के अंदर खाना बनाने के लिए। अब इनके आदमी खाना बनाने में जुट गए। इनका जो सर्वेंट था वो घर से लाया था बकरे का एक पूरा पैर, यानी कि रान, और जब तक वो मसाले फ्राई कर रहा था उसने उस रान को उस 2 फीट ऊंची दीवार पर एक न्यूज़पेपर यानी कि अखबार बिछाकर उसके ऊपर रख दिया और जिम कॉर्बेट बैठ गए उस स्कूल की इमारत के दरवाजे से अपनी पीठ टिकाकर और जला ली अपनी सिगरेट। अब जब जिम कॉर्बेट के आदमी आपस में बातें कर रहे थे उसी चूल्हे के पास बैठकर, तभी जिम कॉर्बेट देख रहे थे उस बकरे की टांग को। इनके देखते ही देखते उस टांग के बगल से एक लेपर्ड का चेहरा सामने आया। जिम कॉर्बेट सतर्क हो गए और देखने लगे कि अब क्या होगा, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर ही वो लेपर्ड वो टांग को लेकर फरार हो गया। जब वो उस टांग को लेकर भागने लगा तो उस पे चिपका हुआ न्यूज़पेपर भी उसके साथ जाने लगा, और जैसे जैसे वो दौड़ता था वो न्यूज़पेपर किसी पतंग की तरह आवाज़ करता था। अब इनके सर्वेंट्स को लगा कि कोई कुत्ता वो टांग लेकर भाग रहा है। अंधेरे में इनके नौकर ने उस तरफ दौड़ लगा दी। जब ये दौड़ने लगा तो इसे आभास हुआ कि ये कुत्ता नहीं, ये लेपर्ड है। तो उसने अपनी दिशा 180 डिग्री बदली और दुगनी रफ्तार से भाग कर आने लगा अब जिम कॉर्बेट की तरफ। और इस प्रक्रिया को देखकर जिम कॉर्बेट बहुत ज़ोर से हंसने लगे। अब जिम कॉर्बेट बताते हैं कि इंडिया में अंग्रेज़ों को आधा पागल समझा जाता है, क्योंकि ये हरकतें भी कुछ इसी तरह से करते हैं। बारिश में या भरी दोपहरी में कभी भी टहलने निकल जाते हैं,
कुछ भी उल्टे पुल्टे काम रिस्क लेने वाले ये करते रहते हैं। और मेरे सर्वेंट का मानना था कि मैं आधा नहीं बल्कि पूरा ही पागल हूँ। और मेरा सर्वेंट मुझे इस तरह से हंसते देखकर बहुत ज़ोर से चिढ़ गया, गुस्से से लाल हो गया और बहुत ही झल्लाकर मुझसे कहा कि अभी अभी तेंदुआ जिसे ले गया है वो हमारा और आपका खाना था, और अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो मैं खाने के लिए बना सकूं। लेकिन यह सब होने के बाद भी सर्वेंट ने मेरे लिए खाना बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो अब सामान कहाँ से लाया होगा, लेकिन उसने खाना बना दिया और मैंने भी खाना खा लिया। मैंने उस खाने के साथ उतना ही इंसाफ किया जितना किया होगा उस बकरे की टांग के साथ उस लेपर्ड ने। अब अगले दिन की सुबह हो गई थी। हम लोग सुबह जल्दी निकले और दोपहर का खाना खाने के लिए लमगारा में रुके, और शाम होते ही पहुंच गए एक डाकघर जिसका नाम था डोल डाकघर, और यहीं से शुरू होती थी पनार मैन ईटर की टेरिटरी। अब जिम कॉर्बेट निकल पड़े आसपास अपना निरीक्षण करने। एक के बाद एक आसपास के गांवों में वो जाते थे और जाकर पूछते थे उस लेपर्ड के बारे में। रास्ते चलते ये देखते थे कहीं पग मार्क्स तो नहीं है। इन्हें पग मार्क्स भी दिखे और चलते चलते ये आखिर में पहुंच गए एक ऐसे घर की तरफ जिसकी छत में पत्थर की सिलें लगी हुई थी। अब ये जो मकान था ये 2 मंजिला था, यानी कि इसमें ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था, और एक बालकनी भी थी। इस मकान के चारों तरफ जंगल था, झाड़ियाँ थीं, कुछ खेत भी थे, और जो रास्ता पगडंडी इस मकान की तरफ मुड़ती थी वहाँ मुझे एक बहुत बड़े मेल लेपर्ड के पग मार्क्स दिखे। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने देखा उस घर के फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी लकड़ी की सीढ़ी लगाकर उतर रहा है। मैंने देखा वो मेरी ही तरफ आ रहा था मुझसे मिलने। जवान था, लगभग 20 साल का रहा होगा या फिर शायद 21 का होगा। उसे देखकर लगा कि वो बहुत परेशान है। उस मकान में ऊपर एक ही कमरा था और वो और उसकी पत्नी उसी कमरे में रहते थे। उस बड़े लेपर्ड ने इस आदमी की पत्नी को ऊपर उस कमरे में घुसकर पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की थी और बेहद ही गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। और उस आदमी के चेहरे पर जो परेशानी थी वो इसी बात के लिए थी। अब इस महिला की तब तक किस्मत अच्छी थी कि इसकी जान बच गई थी, ये घायल हुई थी, लेकिन लेपर्ड इसे ले जा नहीं पाया था क्योंकि इसका पति इसे खींच रहा था। तो लेपर्ड ने उसी वक्त इस औरत को छोड़ दिया और भाग गया। और कॉर्बेट ने जो बड़े लेपर्ड के पग मार्क्स देखे थे वो यही था। अब क्योंकि ये अप्रैल का महीना था, बेतहाशा गर्मी थी, और उस महिला के जो घाव थे, गर्मी के कारण उसके घाव में इन्फेक्शन और सेप्टिक डेवलप हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके से। देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। अब ये आदमी मदद लेने भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि इसे डर था कि ये यहाँ से जाएगा तो पीछे से लेपर्ड घर में आ सकता है, दरवाज़ा तोड़ सकता है, और जो शिकार यानी कि इसकी पत्नी को उसने छोड़ा है उसे वापस ले जाने की कोशिश करेगा। और दूसरा डर ये था कि जब ये मदद लेने जाएगा तो हो सकता है रास्ते में लेपर्ड इसका ही शिकार कर ले। इसी डर में ये कहीं गया नहीं था, अपनी पत्नी के पास ही बैठा हुआ था। अब वो आदमी जिम कॉर्बेट के पैरों में गिर गया क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की कोई मदद नहीं थी, ना ही था कोई फर्स्ट एड। अब जिम कॉर्बेट सोचते हैं कि मैंने पहले ही सरकार से ये गुहार क्यों नहीं लगाई कि जिन भी इलाकों में मैन ईटर का आतंक है वहाँ पर सरकार की तरफ से फर्स्ट एड किट और आपातकालीन इलाज का सामान पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका था इससे मीलों दूर थे कोई भी चिकित्सा के उपाय या फिर कोई भी हॉस्पिटल। अल्मोड़ा में ही था सब कुछ।
और दूरी थी 25 मील की। अब कॉर्बेट कहते हैं कि उस महिला के घावों में इतनी बुरी तरीके से सेप्टिक हो चुका था कि अगर कोई मेडिकल हेल्प मिल भी जाती तो भी उसका बचना नामुमकिन था। उस कमरे में भी बहुत गर्मी थी और किसी तरह की कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ था तो एकमात्र दरवाज़ा। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो आदमी गुजारिश कर रहा था कि मैं उसके और उसकी पत्नी के साथ उसी कमरे में रुक जाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता था। ये लिखते हैं कि इसका कारण सिर्फ ये था कि उस कमरे में जो बदबू फैली हुई थी उसके कारण मैं बस खड़ा रह पा रहा था, यही बहुत है, रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कॉर्बेट ये भी कहते हैं कि मैं नकचढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। अब इन्होंने फैसला किया कि ग्राउंड फ्लोर में जो कोठी बनी हुई है वहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और चारा, उसमें से कुछ सामान निकाल कर हमने जगह बना ली अंदर बैठने की। अब कॉर्बेट बोलते हैं मैं हाथ मुंह धोकर उस कमरे में बैठने जाने लगा और उस आदमी को बोल दिया तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ और दरवाजे को खुला रखना। उस आदमी ने कहा साहब आप आत्महत्या कर रहे हैं, लेपर्ड आपको मार देगा, तो फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा। तो कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो मार देगा उसके बाद फिर तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो लेपर्ड जिसके पग मार्क्स मैंने देखे थे वो दिन में भी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो अभी रात में भी कहीं आसपास ही मौजूद होगा। अब क्योंकि ये अंधेरी रात नहीं थी और पूर्णमासी को 2-3 दिन बाकी थे, यानी ये चांदनी रात ही थी और काफ़ी उजाला था, इसका मतलब उसने मुझे यहाँ पर घुसकर बैठते हुए भी देख लिया होगा। और अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि रोशनी थोड़ी बढ़े, यानी जो चांद है वो पूरी हाइट पर आ जाए। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी एक लकड़बग्घे की कॉल हुई। अब ये जो लकड़बग्घा था ये बार बार स्ट्रेस कॉल कर रहा था, यानी ये किसी को देख रहा था। और लेपर्ड जब अपने शिकार पर वापस आता है तो बहुत ही देख संभल कर धीरे धीरे आता है, और मैं यही सोच रहा था कि वो धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ेगा और मैं फिर उसे मार दूंगा। लेकिन वक्त बीतता चला गया और फिर उस लकड़बग्घे की कॉल होनी बंद हो गई और चंद्रमा भी ऊपर आ चुका था, काफ़ी रोशनी हो चुकी थी और मैं अंधेरे में भी अब देख पा रहा था। अब चारों तरफ शांति फैली हुई थी, आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ एक, उस औरत के कराहने की। अब क्योंकि अभी रोशनी थी और ये बात लेपर्ड को भी पता थी, और अब रोशनी होनी कम होती जा रही थी क्योंकि चांद वापस नीचे की तरफ जा रहा था और मैं चांद की रोशनी में उस मकान की परछाई को भी देख पा रहा था। और अब यही भी दूसरा ख़तरनाक टाइम था कि फिर से मेरी विजिबिलिटी कम हो जाती और लेपर्ड को आने का मौका मिल जाता। और अब इंतज़ार करते करते सुबह हो गई और ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। जिस जगह पर चांद था अब उस जगह पर सूरज आ चुका था और मैं बाहर निकल गया उस कोठरी से। अब जिम कॉर्बेट बाहर निकले, काफ़ी अकड़न जकड़न हो चुकी थी, अंगड़ाइयाँ लेकर अपने हाथ पैर सीधे करने लगे और इतने में वो आदमी भी नीचे उतर कर आ गया जिसका वो घर था। अब कॉर्बेट बहुत ही भूखे थे क्योंकि इन्होंने खाने के नाम पर कुछ भी नहीं खाया था। अब क्योंकि ये भूखे थे और अब यहाँ रुकने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि लेपर्ड आने वाला भी नहीं था, तो ये 8 मील दूर स्थित अपने उस गेस्ट हाउस यानी डाक बंगलों की तरफ चल पड़े जहाँ इनके आदमी इनका इंतज़ार कर रहे थे। अब कॉर्बेट उस बंगलों की तरफ निकल पड़े और रास्ते में इन्हें मिले अपने आदमी। ये मन ही मन ये सोचते जा रहे थे कि इस महिला के लिए जो घायल थी कुछ मदद का इंतज़ाम करवाएंगे। इनके आदमी इन्हें जब रास्ते में मिले तो पता चला कि वो इन्हें ढूंढने अपना सामान पैक कर कर आ गए थे और उन्होंने
उस गेस्ट हाउस का जितना बिल हुआ था वो भी चुकता कर दिया था। और वो आए थे जिम कॉर्बेट को ढूंढते हुए। अब थोड़ा आगे चलने पर मुझे रोड ओवरसियर दिखा जो कि घोड़े पर आ रहा था, और ये एक भूटिया आदमी था। भूटिया पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति होती है। ये आदमी मुझे पहचानता था और मैंने उससे कहा कि मेरा ये लेटर कमिश्नर साहब तक पहुंचाना है ताकि वो इस गांव में और आसपास के गांव में फर्स्ट एड किट्स पहुंचा सकें। अब जैसे ही मेरा लेटर डेप्यूटी कमिश्नर स्टिफ तक पहुंचा, उन्होंने मदद फ़ौरन भेजी। दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट और जो भी ज़रूरी साजो सामान था। लेकिन जब तक वो साजो सामान पहुंचा, उस महिला की मौत हो चुकी थी। अब जिम कॉर्बेट अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कितने ही खुशी के पल आ जाएं, लेकिन वो कुछ मौक़ों को हमेशा याद करता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा साल था, 1910 का साल, जब मैंने मुक्तेसर का मैन ईटर मारा। मेरी माली हालात यानी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मैं मोकामा घाट पर डिपो में काम करता था और बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के हमने उसी दिन 5500 टन लकड़ी भी हमने लोड करवाई थी। और इसी साल मैंने पनार मैन ईटर यानी जिसकी कहानी आप सुन रहे हैं, इसे भी मार गिराया था। अब जिम कॉर्बेट ये भी कहते हैं कि इस बार जब मैं आया था तो ये 1910 का अप्रैल महीना था। इसके बाद मैं वापस लौट गया था। अब सितंबर में मैं वापस आया इस मैन ईटर को मारने। और कॉर्बेट कहते हैं कि अप्रैल से सितंबर के बीच इस लेपर्ड ने कितने लोगों को निगला, ये मुझे नहीं मालूम और ना ही किसी और को, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया था। तो ज़्यादातर मौतों की खबरें आ ही नहीं पाती थी नैनीताल तक। अब 10 सितंबर 1910 को जिम कॉर्बेट फिर से अपने वही 4 आदमी और एक सर्वेंट लेकर चल पड़े नैनीताल से। घर से निकलते वक्त ही मौसम काफ़ी ख़राब था। थोड़ी दूर चलने पर ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। ये पूरा दिन बारिश भरा था और 25 मील हम चल के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। अब क्योंकि अल्मोड़ा जाके मुझे रात में स्टे करना था डेप्यूटी कमिश्नर स्टिफ के साथ, लेकिन क्योंकि हम इतने भीग चुके थे कि हमारी हड्डियां भी भीग गई थी और हमारा सारा सामान भी तरबतर हो चुका था, तो फिर मैं स्टिफ के पास नहीं गया, सीधे गया डाक बंगलो यानी कि गेस्ट हाउस। अब जिस दिन मैं गेस्ट हाउस पर पहुंचा, वहाँ कोई और गेस्ट भी नहीं थे, तो उसने जो वहाँ का मैनेजर था मुझे 2 कमरे दे दिए। दोनों में बॉन फायर जल रही थी। एक कमरे में मैंने अपने गीले कपड़े बिछा दिए सूखने के लिए और दूसरे कमरे में मैं खुद सो गया। और अगली सुबह मैं और मेरे कपड़े सभी सूख गए थे। मैंने डिसाइड किया था कि पुराने रास्ते से ही जाऊंगा और इस बार लेपर्ड को ढूंढने की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां उस महिला की मौत हुई थी, अप्रैल में। अब जब मैं नैनीताल से निकल रहा था तो मेरा एक मिस्त्री था जिसका नाम था पनवा। वो पनार वैली का ही रहने वाला था और पूरी वैली को अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन क्योंकि उसकी अकेले वैली यानी कि उसके गांव जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और उसे पता चला कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे ज़िद की कि वो मेरे साथ चलेगा। तो मैंने उसे रख लिया अपने साथ। अब कॉर्बेट कहते हैं कि पहले मेरा इरादा उसी पुराने रास्ते से जाने का था, उस स्कूल के रास्ते से, वही स्कूल जहाँ पे वो लेपर्ड बकरे की टांग लेकर भाग गया था। अब वो रास्ता ना लेकर मैंने डिसाइड किया पिथौरागढ़ वाली रोड लेने का। अब हम चले और पहुंच गए पनवा नौला और अब पहुंच गए वहां के डाक बंगलो और सारी रात उसी डाक बंगलो में हमने गुजारी। अगली सुबह जल्दी उठकर फिर थोड़ा आगे उसी रास्ते पर चले। फिर हमने पिथौरागढ़ की रोड छोड़ दी और मुड़ गए उस
पनार वैली की तरफ जाने वाली रोड पर, और यहीं से शुरू होती थी मैन ईटर की टेरिटरी। अब इस तरफ सारी की सारी पगडंडियाँ थीं, कोई रोड थी ही नहीं। अब कॉर्बेट कहते हैं कि इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस पूरे एरिया में आदमखोर किस तरफ पाया जा रहा है, तो मुझे हर छोटे छोटे गांव जाकर बातचीत करनी थी वहाँ के लोगों से और जानकारी निकालनी थी मैन ईटर के बारे में। अब 4 दिन तक चलने के बाद एक चकाती नामक गांव में ये पहुँच गए और मिले वहाँ के प्रधान से। प्रधान ने बताया कि आखिरी शिकार लेपर्ड ने किया है। ये इलाका था सनौली नामक गांव, जो पनार वैली में ही पनार नदी के पास बहुत दूर स्थित था। अब क्योंकि उस दिन पनार नदी पूर्व में चल रही थी, यानी कि उसमें बाढ़ आई हुई थी, तो गांव के मुखिया ने कहा, आज रात आप इसी गांव में रुक जाइए, हम आपके रुकने का इंतज़ाम भी करवा देंगे और कल आपके साथ आपकी मदद के लिए एक आदमी भी भेज दिया जाएगा। अब क्योंकि पनार नदी में किसी तरह का कोई पुल या नदी क्रॉस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इन्हें उस नदी में उतरकर ही उसे क्रॉस करना पड़ता। अब उस गांव में कई मकान 2 मंजिला के थे, तो मुखिया से बातचीत के दौरान मुखिया ने कहा कि वो एक मकान की ऊपर की मंजिल के 2 कमरे खाली करवा देगा, एक कॉर्बेट के लिए और एक उनके आदमियों के लिए। अब कॉर्बेट कहते हैं, वो मुझे ऊपर के 2 कमरे दे रहा था। पता नहीं मैंने किस सोच में ये निर्णय ले लिया। मैंने उससे कहा, ऊपर के 2 कमरे आप खाली मत करवाइए, एक नीचे मुझे खाली दिख रहा है, उसमें कोई रहने वाला भी नहीं दिख रहा। एक कमरा नीचे का मुझे दे दीजिए और ऊपर का सिर्फ एक कमरा खाली करवाइए, वो मेरे आदमियों के लिए। मैं नीचे वाले में ही रुक जाता हूँ। अब कॉर्बेट कहते हैं कि ये जो नीचे वाला कमरा था, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि जो आखिरी शिकार हुआ था वो पनार नदी के उस तरफ हुआ था और नदी में चल रही थी बाढ़, तो लेपर्ड का इस तरफ आना अभी संभव नहीं था। अब मैंने अपने आदमियों से उस नीचे वाले कमरे को साफ़ करवाया, उसमें झाड़ू लगवाई, उसका तमाम कचरा साफ़ करके बाहर फेंकवाया और कहा कि इस कमरे में जो भी रहता था उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचाई हुई थी। अब जब उस मकान के उस नीचे वाले कमरे का फर्श साफ़ हो गया, तो मेरे आदमियों ने मेरे लिए वहाँ गद्दा बिछा दिया और उन्होंने मकान के बाहर चबूतरे में खाना बनाया था, तो मैंने खाना खाया। अब खाना खाते ही मैं बिस्तर पर आया, थोड़ी देर बैठा और पता ही नहीं चला कि कब मेरी नींद लग गई, क्योंकि हम लोग बहुत ही थके हुए थे। अब सुबह हो चली थी और सूरज की रोशनी कमरे में आने लगी थी, क्योंकि उस कमरे में दरवाज़ा ही नहीं था। अब जैसे ही सुबह का सूरज मेरे मुंह पर पड़ा और मेरी आंखें खुली, तो मैंने पाया कि मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ है जो मुझे ही देख रहा है और मेरे उठने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने जैसे ही उस आदमी को गौर से देखा, लगभग 50 साल के आसपास उसकी उम्र थी और उसे कोढ़ की बीमारी थी, जिसे लेप्रोसी या हैंसन्स डिसीज़ भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो लगती भी है। अब उस आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे उम्मीद है साहब, मेरे कमरे में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं 2 दिनों के लिए थोड़ा रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने गया हुआ था और मुझे पता चला कि ये कमरा उसी आदमी का ही था। अब कॉर्बेट कहते हैं कि उस वक्त कुमाऊं में लेप्रेसी बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। लोग इसे ईश्वर का कहर बोल रहे थे। लोग बोलते थे कि ईश्वर हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे रहा है। और उस तरफ यानी कि अल्मोड़ा ज़िले में हद से ज़्यादा ये बीमारी फैल रही थी। अब कॉर्बेट कहते हैं कि ये नज़ारा देखकर मेरे जिस्म और रूह तक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने कुछ ही पलों में अपने कपड़े पहने
हमारा गाइड रेडी था और बिना कुछ कहे सुने हमने वो गांव छोड़ दिया। अब कॉर्बेट कहते हैं, इस बीमारी से मुझे हमेशा से ही डर लगता था, लेकिन आज उस आदमी के कमरे में सोने के बाद मुझे अपने आप में इतना गंदा महसूस हो रहा था कि मैं इतना गंदा कभी नहीं रहा हूँ। अब जैसे ही एक नदी की धारा आई, मैंने तुरंत अपने सारे आदमियों को कहा, यहीं रुको। मैंने अपने आदमियों से कहा, यहाँ रुककर मेरे लिए खाना तैयार कर लो और अपने लिए भी। मैंने अपने आदमियों से ये भी कहा कि जिस शीट को बिछाकर मैं सोता हूँ उसे बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर धूप में सूखने डाल दो। अब कॉर्बेट कहते हैं, मैंने एक कार्बोलिक साबुन लिया जो बैक्टीरिया मारने वाला साबुन होता है और उतर गया उस स्ट्रीम के थोड़ा और आगे गहरी जगह पर जहाँ थोड़ा पानी भर रहा था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े इतने अच्छे तरीके से धोए, घिस घिस कर धोए और वहीं उस चट्टान पर सूखने के लिए डाल दिए। इसके बाद मैंने बचे हुए साबुन से इतना घिस घिस कर नहाया कि उतना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी घिस कर नहीं नहाया था। अब कुछ ही देर में मेरे कपड़े भी सूख गए और उन कपड़ों को पहनकर मैंने महसूस किया तरोताज़ा और फिर आ गया नाश्ता करने। अब इसके बाद हम लोग चल पड़े आगे। हमारा जो गाइड था उससे मैंने पूछा कि रास्ता कठिन है क्या, तो उसने इशारे से जवाब दिया और अपना हाथ आगे सीधा किया। उसका मतलब था कि एकदम सीधा रास्ता है। लेकिन जब हम लोग चलना शुरू हुए तो समझ में आया कि एकदम खड़ी चढ़ाइयाँ थीं, उसके बाद था एकदम खड़ा उतार। फिर आ गई पनार नदी जिसमें कि बाढ़ चल रही थी, जो थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई थी कि इंसान को बहा कर ना ले जा सके। बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने वो नदी पार की। मैं खुद उसमें 2 या 3 बार बहते बहते बचा और मेरे आदमी भी और मेरा कुक भी, यहाँ तक कि वो गाइड भी बहते बहते बचा और जैसे तैसे करके हमने पार की वो नदी। अब जिस जगह से हमने नदी क्रॉस की थी वहाँ से नदी की चौड़ाई थी सबसे कम, लगभग 40 गज के आसपास। अब नदी पार करने के बाद पूरा दिन ही ख़त्म हो चुका था, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब रात हम यहीं गुजारेंगे। अब मेरा सर्वेंट वो मिस्त्री पनवा वो चला गया 5 मील दूर उसके गांव, और वो गाइड भी वापस चला गया उसके घर जो कि नदी के इसी तरफ था। अगले दिन सुबह हम चल पड़े उस सनौली गांव की तरफ जहाँ पे हुआ था आखिरी ह्यूमन किल। अब चलते चलते फिर से शाम हो गई और गांव ना पहुंच सके, तो एक वैली सेक्शन के एक छोटे से ग्राउंड में हमने डिसीजन लिया कि अब हम यहीं सोएंगे। अब कॉर्बेट कहते हैं कि हमारी रात पूरी डर में गुजरी क्योंकि ये मैन ईटर की टेरिटरी थी और हम खुले में सो रहे थे, और बहुत ही मुश्किल से रात कटी क्योंकि ज़मीन गीली थी। अब अगले दिन सुबह हम जल्दी निकल गए और दोपहर होते तक हम पहुंच गए सनौली गांव, वही गांव जहां आखिरी शिकार हुआ था। वहां लोगों ने हमें देखा और दौड़ते हुए खुशी के मारे हमारे पास आ पहुंचे। उन्होंने जल्दी से एक कमरा और एक बरामदा हमें खाली करके दे दिया। अब उस गांव से सामने एक वैली दिखती थी और उसी के नीचे कुछ खेत भी थे, और उन खेतों के आगे दिखते थे कुछ जंगल। और ये जो जंगल सेक्शन था ये लगभग 20 एकड़ के इलाके में फैला हुआ था। अब इसी बीच जब नाश्ता तैयार हो रहा था तो गांव वाले मेरे आसपास खड़े हो गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब बातचीत करने पर पता चला कि मार्च और अप्रैल में यहाँ पर 4 लोगों को मार दिया है तेंदुए ने, और ये चारों लोगों को तेंदुए ने मारा था रात के वक्त में, और सभी को घसीट कर ले गया था उस झाड़ी नुमा जंगल में जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा था। अब जो आखिरी शिकार हुआ था वो हुआ था 6 दिन पहले, और लोगों का कहना था
कि तेंदुआ यानी कि वो लेपर्ड अभी भी उन्हीं जंगलों के आसपास मौजूद है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने उसी गांव में 2 बकरियां खरीदी, एक छोटी एक बड़ी। एक छोटी वाली बकरी को मैंने गांव आने के रास्ते में बांध दिया जहां से वो जंगल का एरिया पास था, और ये बांधने से ये पता लग सकता था कि गांव वालों की बातों में दम है या नहीं, यानी कि वो तेंदुआ यहाँ मौजूद है भी या नहीं। अब मैं उस छोटी बकरी के पास मचान बांधकर कहीं बैठा नहीं, क्योंकि कोई सूटेबल पेड़ भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि रात में अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और जिस जगह जिम कॉर्बेट को रुकने की व्यवस्था करवाई गई थी, दूसरी बकरी को उसी के पास एक जगह पर बांध दिया गया। अब रात भर दोनों बकरियां एक यहाँ से चिल्लाती थी तो दूसरी उसका जवाब देती थी। ये सुनकर मैंने सोचा कि अभी अगर तेंदुआ आसपास होता तो अब तक वो आ जाता। वो है लेकिन कहीं दूर है। अब रात को पानी गिरा था और अब सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। अब सुबह उठकर मैंने देखा तो चिड़ियाएँ चहचहा रही थी और एक बकरी जो मैंने अपने पास बांधी हुई थी वो मिमिया रही थी, लेकिन दूसरी बकरी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने सर्वेंट्स को बोला कि मेरा नाश्ता गरम करके रखो, और मैं उस दूसरी बकरी को देखने गया जो उस जंगल वाले जगह के पास थी। अब जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लेपर्ड वहां पर रात में आया था। उसने बकरी को दबोचा और रस्सी तोड़कर उसे घसीटकर ले गया था। अब क्योंकि ड्रैग मार्क्स बारिश की वजह से मिट चुके थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो एक ही जगह ले जा सकता है बकरी को, क्योंकि यहाँ आसपास छिपने की एक ही जगह है, वो झाड़ी नुमा जंगल का एरिया। अब कॉर्बेट कहते हैं कि वो झाड़ी नुमा जंगल में घुसना मुसीबत को दावत देना था, क्योंकि बिना आवाज़ के वहाँ चला नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही घना था। अब मैं वापस आया और मैंने नाश्ता किया। अब कॉर्बेट कहते हैं नाश्ते के बाद मैंने गांव वालों को बुलाया, उनसे पूछा कि उस इलाके के बाद और कोई छिपने की जगह है, यानी इसी तरीके का कोई झाड़ी नुमा जंगल, क्योंकि मैं इस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। गांव वालों ने बताया कि नहीं साहब, यहाँ आसपास 2 मील तक और कोई जंगल या छिपने की जगह नहीं है। वो अगर जाएगा भी तो यहीं कहीं अंदर ही छिपा होगा। अब कॉर्बेट ने डिसाइड कर लिया उसी झाड़ी नुमा जंगल के अंदर घुसने के लिए। अब कॉर्बेट जब उस जंगल में घुसने लगे तो तभी उन्हें दिखा कि उस बकरी के सींग और कुछ हड्डियां ही पड़ी हैं, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अब अगले कुछ घंटों तक मैं लेपर्ड की तलाश में ही लगा रहा, और इस बीच मेरा सहारा थी जंगल की चिड़ियाएँ। अलग अलग तरह की बर्ड्स मुझे सिग्नल दे रही थी, और मुझे ये आभास हो रहा था कि लेपर्ड किस किस तरफ जा रहा है। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि यहाँ पर लोग मुझसे कहेंगे कि मैं चाहता तो बीट ऑर्गेनाइज करके उस जानवर को हाँक सकता था, लेकिन यहाँ खतरा बहुत ही ज़्यादा था। वो आदमखोर लेपर्ड था, 400 से ज़्यादा लोगों को मार कर खा चुका था। वो बीटर्स पर भी हमला कर सकता था, इसलिए इस जगह पर बीट ऑर्गेनाइज करवाना एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। अब कॉर्बेट कहते हैं जब मैं ये सर्च करके गांव वापस आया तो मुझे मलेरिया का बुखार चढ़ गया, और अगले 24 घंटे मैं बिस्तर से हिल भी नहीं पाया, बुखार की हालत में ही रहा। और 24 घंटे बाद मेरा बुखार उतरा, और अब 24 घंटे के बाद 2 दिनों के बाद लगभग शाम के वक्त मुझे अच्छा लगा। गांव वालों ने अपनी इच्छा से ही एक बकरी तैयार कर दी थी, और उसे उस पुरानी बकरी की जगह ही बांध दिया गया था जहां पिछली बार लेपर्ड ने बकरी को मारा था। अब कॉर्बेट बोलते हैं वो शिकारगाह जहां उसने शिकार मारा था, उससे लगभग 100 गज की दूरी पर एक पेड़ था, बांज का पेड़ यानी कि ओक ट्री, और इस पेड़ पर मैं चढ़ सकता था। अब मैंने गांव वालों को आदेश दिया कि बहुत सारी कांटों वाली झाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए
और मैं उस एकमात्र पेड़ की एकमात्र बैठने लायक मोटी डाल पर बैठ गया। और कॉर्बेट ने कहा कि उन कांटों वाली झाड़ियों को जब मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं तो जिस जगह चढ़ने की जगह है उसके चारों तरफ इन कटीली झाड़ियों को बांध देना, ताकि इससे मेरी हिफाजत हो सके, क्योंकि तेंदुआ पेड़ पर चढ़ सकता है। अब 5 बज चुका था और मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस और ध्यान के साथ इस पेड़ पर बैठा हुआ था। मैंने अपनी कॉलर, जो कोट मैंने पहना था, उस कॉलर को खड़ी करके सामने बटन लगा लिए थे और अपने हैट को अपने गले के पीछे झुकाकर लगा दिया था, ताकि अगर पीछे से लेपर्ड हमला करे तो मेरे गर्दन से पहले उसके दांत मेरे हैट में गड़ जाएं। ये कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। अब बकरी को उस जगह से खोल कर लाकर 30 गज की दूरी पर बांध दिया गया था और लोग बातचीत करने लगे और बीड़ियाँ पीने लगे। अब तक झाड़ियों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन तभी एक बर्ड ने, जिसे बैबलर कहते हैं, उसने अलार्म कॉल दी। फिर एक और बर्ड ने अलार्म कॉल दी और मैं पहचानता हूँ कि बर्ड कार्निवोरस जानवर की कॉल कैसे देती हैं। बस उसी वक्त मैंने गांव वालों को इशारा किया कि अब लौट जाओ घर की तरफ, खतरा आ रहा है। अब मेरी बात सुनकर गांव वाले खुश हो गए, क्योंकि कौन भला मैन ईटर के साए में बैठना चाहेगा। वो खुश होकर वापस गांव चले गए और बातचीत करते हुए गए, जैसा कि मैंने उन्हें कहा था, जिससे ये पता चले कि अगर लेपर्ड कहीं से हमें देख भी रहा हो तो उसे ये पता चल जाए कि जो लोग आए थे वो वापस लौट चुके हैं। अब जैसे ही ये लोग गए, बकरी ने मिमियाना शुरू कर दिया और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ और अब सूरज डूबना भी शुरू हो गया था। अब मेरे ऊपर से 2 ड्रोंगोस पक्षी उड़े और मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जिस तरफ जा रहे हैं ये देख रहे हैं किसी जानवर को। मैं समझ गया कि लेपर्ड यहीं हैं। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अंधेरा हो चला था और अंधेरा होने और चांद के निकलने में थोड़ा वक्त लगता। इस बीच अगर लेपर्ड आ जाता तो इन्होंने एक बंदूक और लाए थे, जो थी 12 बोर की शॉटगन, और उसमें इन्होंने लोड किए थे LG कार्ट्रिज, यानी कि छर्रे। उन्होंने कहा कि अंधेरे में सिंगल बुलेट से शॉट लगाने से ज़्यादा आसान है 8 छर्रों वाली गोली से मारना, जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा ही होगा। ये LG के कार्ट्रिज यानी कि छर्रों वाली गोलियां चलाने के बाद फैल जाती हैं और अलग अलग जगहों पर लगती हैं। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उस ज़माने में इंडिया में इलेक्ट्रिक टॉर्च इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो अंधेरे में निशाना लगाने के लिए शिकारी अपनी बंदूक के बैरल पर वाइट कपड़ा या सफ़ेद रुमाल बांध लिया करते थे, जिससे अंधेरे में उन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि नली किस तरफ घूम रही है। अब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, लगभग आधा घंटा, कोई नहीं आया, न कोई हलचल हुई। लेकिन अचानक इसके बाद मुझे अपने ही पेड़ के नीचे मौजूद उन कांटे के ढेरों से, जिन्हें बंडल्स के रूप में बांधा गया था, कुछ हलचल और कंपन सुनाई दिया। मैं समझ गया कि आ गया है मैन ईटर, और वो समझ गया है कि इन कांटे की झाड़ियों के बंडलों के ऊपर से होकर वो मुझ तक पहुंच नहीं सकता। तो उसने शुरू कर दिया था अपने मुंह से उन बंडलों को खींचकर दूर सरकाना। वो उन बंडलों को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था और खींचने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ ऊपर बैठे बैठे मेरी रूह कांप रही थी। अब मैं डर रहा था, क्योंकि इस तेंदुए ने जितने भी शिकार किए थे सारे रात में ही किए थे, और अभी भी ये रात का ही वक्त था, और रात में इंसानों के लिए विजिबिलिटी कम या ज़ीरो के बराबर हो जाती है, लेकिन लेपर्ड रात में बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है। अब जब वो कांटेदार झाड़ियों को खींच रहा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ग्राउल कर रहा था।
और मुझे बाद में पता चला कि वो ग्राउल गांव तक सुनाई दे रही थी और गांव वाले सुनकर डर रहे थे। लेकिन वो ग्राउल से मुझे उस तेंदुए के मूवमेंट का पता चल रहा था कि वो नीचे किस किस जगह पर मूव कर रहा है। अब क्योंकि मेरे पास पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मैं बिना सहारे के उस डाल पर बैठा हुआ था, तो अगर वो तेंदुआ मेरी तरफ जंप करता या हमला करता तो मैं सीधा नीचे गिरता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद लेपर्ड ने देखा कि वो लट्ठे हटा नहीं पा रहा है कांटों वाले, तो उसने फैसला किया कि वो बकरी की तरफ जाएगा। इतने अंधेरे में वो सफ़ेद बकरी मुझे धुंधली धुंधली सी दिख रही थी और लेपर्ड उसके पास पहुंच गया। अब उसने बकरी को पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रगल वाला टाइम था, इस वक्त गोली चलाना भी ठीक नहीं था, मिस हो सकती थी। तो मैंने इंतज़ार किया बकरी के ठंडा होने का, और जैसे ही बकरी और वो लेपर्ड का स्ट्रगल बंद हुआ, मैंने स्थिर निशाना लेकर चला दी गोली। जैसे ही मैंने गोली दागी, मुझे लेपर्ड की ग्राउल साउंड सुनाई दी और फिर लगा कि धीरे धीरे पीछे कोई सरक रहा है, सफ़ेद धब्बा सा। अब धीरे धीरे वो सफ़ेद आकृति गायब हो गई और 15-20 मिनट तक मैं सुनने की कोशिश करता रहा कि कहीं से कोई आहट मिल रही है या नहीं। अब बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, तो मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर पास मौजूद गांव की तरफ पुकारा कि क्या लोग आ सकते हैं मेरे पास। मैंने यहीं से चिल्लाकर उनसे कह दिया था कि चीड़ के पेड़ की लकड़ियों में मशाले बनाकर आओ, और उसी तरह वैसा ही करना जैसा मैं बोलता जाऊं। अब मेरे कहे मुताबिक गांव से बहुत सारे आदमी निकले। हर आदमी के हाथ में चीड़ के पेड़ की लकड़ी की बनी हुई मशालें थीं। अब मेरे कहे मुताबिक वो एक गोल घेरा बनाकर पेड़ के पीछे तरफ से आए। अब जो वो कांटे के लट्ठे और झाड़ियाँ बांधी गई थी, उनकी गठानें बहुत टाइट हो गई थी, क्योंकि तेंदुए ने उन्हें पूरी ताकत से खींचा था, तो उन्हें अब काट के अलग करना पड़ता। और ये कांटे हटाकर कुछ लोग ऊपर चढ़े मुझे उतारने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में जकड़न आ चुकी थी और मेरी नसें सुन्न हो गई थी। अब कॉर्बेट नीचे उतरे, हाथ पैर अपने सीधे किए और सिगरेट पीने लगे, और बाकी की सिगरेटें उन गांव वालों में बांट दी। और इन्होंने उन गांव वालों को बताया कि मैंने उस तेंदुए को घायल करके तो छोड़ दिया है, लेकिन कितना घायल वो हुआ है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गोली अंधेरे में चली थी। तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि वो घायल है तो हम उसे रात में नहीं ढूंढेंगे, सुबह ढूंढेंगे। अब ये सुनकर गांव वाले निराश हो गए और पूछने लगे कि जब वो घायल है तो मर ही गया होगा, तो अभी क्यों ना ढूंढा जाए। अब गांव वालों ने कहा, हम इतने सारे लोग हैं, हमारे पास मशालें हैं, आप हमारे साथ हैं, आपके पास राइफ़ल है, तो कुछ दूर चलकर तो देखा ही जा सकता है कि वो तेंदुआ मर गया है या है ज़िंदा। अब उन लोगों के इतना इंसिस्ट करने के बाद मैंने परमिशन दे दी, लेकिन मैंने कहा कि आगे आगे मैं चलूँगा राइफ़ल लेकर, और वो मेरे पीछे एक सीधी लाइन में चलेंगे, और सारे लोग अपनी अपनी मशालें अपने हाथ में रखेंगे, वो भी जलती हुई। और अगर तेंदुए ने अटैक या चार्ज किया तो कोई भी मशाल छोड़कर भागेगा नहीं। मशालों को सभी लोग हवा में उठाकर रखेंगे ताकि उजाले में मुझे दिखता रहे। अब बड़ी ही गर्मजोशी में, यानी बहुत ही जोश के साथ उन लोगों ने वादा किया। फिर से नई मशालें बनाकर उन्हें धड़काया गया और सभी लोग मेरे कहे मुताबिक चलने लगे मेरे पीछे पीछे। बकरी से लगभग 30 गज की दूरी पर हम चुपचाप आगे बढ़ने शुरू हो गए। अब बकरी के पास जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ हमें कुछ भी खून या कोई और सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे हम खेत की तरफ सरकना शुरू हो गए। अब जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, लेपर्ड पर उजाला पड़ा और वो एक ज़ोरदार ग्राउल करते हुए उछला ऊपर वाले खेत पर, और मुझे वो साफ साफ दिख गया। अब जिम कॉर्बेट बताते हैं कि लेपर्ड के केस में जब लेपर्ड अटैक करता है तो एक ऐसी आवाज़ करता है जिससे हाथी भी डर जाते हैं, और वो हाथी टाइगर के मामले में नहीं डरते,
लेकिन लेपर्ड की इस आवाज़ से डर कर भागने लगते हैं। और मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हाथी भाग जाते हैं तो मेरे पीछे वो निहत्थे लोग मशाल लिए हुए वो क्यों ना भागते। सारे के सारे भाग खड़े हुए अपनी मशालें छोड़कर। अब भागते वक्त जिगजैग पाथ पर कुछ लोग आपस में टकराए, उनकी मशालें गिरी और इत्तेफाक से उन मशालों की रोशनी लेपर्ड और मेरे बीच में मौजूद थी, तो मुझे विजिबिलिटी थी और मैं लेपर्ड को देख पा रहा था। अब मैंने चला दी गोली और लोगों की आवाज़ आई मेरी गोली चलने के बाद कि वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे। ये वो मेरे बारे में कह रहे थे, क्योंकि वो लोग ये भी बोल रहे थे कि इसने 400 लोगों को मारा है। हम डर गए, इसीलिए हम भाग खड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए। और बात सच भी थी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो लोग भाग गए थे। और कॉर्बेट ये भी कहते हैं कि अगर भागने की बात की जाए तो अगर उन गांव वालों में मशाल लेकर मुझे कोई चलने को कहता और मेरे साथ ऐसी स्थिति आ जाती कि मेरे पास बंदूक ना हो, तो मैं भी शायद भाग खड़ा होता। अब लेपर्ड मेरे सामने मरा पड़ा था और वो लोग शर्माते हुए एक साथ नहीं आए, एक एक दो दो करके धीरे धीरे आए। जब वो लोग आने शुरू हुए तो मैंने उनसे बिना कोई सवाल किए सिर्फ एक सवाल किया, क्या अपने साथ तुम लकड़ी या बांस लाए हो जिसमें हम इस तेंदुए को बांधकर गांव तक ले जा सकें? तो वो लोग बोले, जी साहब, हम लाए हैं और वो उसी पेड़ के पास है जहां आप बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा, जितनी जल्दी हो सके वो रस्सी और बांस लेकर आओ, मुझे गांव जाना है और गर्मा गर्म चाय पीनी है पहले। अब जैसे ही मेरे हाथों लेपर्ड मारा गया, मुझे लगा मेरा मलेरिया वापस मुझ पर हावी होने लगा है, क्योंकि अब रिलैक्स होने का टाइम था और अब ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकूंगा अपने पैरों पर। और अब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। और कॉर्बेट कहते हैं कि यही वो रात थी जब उस सनौली गांव के और पनार इलाके के यानी पनार वैली के लोग चैन से सोए और इसके बाद वो चैन से ही सोते रहे, क्योंकि हो चुका था मैन ईटर का अंत। तो दोस्तों, इस तरीके से जिम कॉर्बेट के हाथ अंत होता है दूसरे सबसे बड़े आदमखोर यानी कि पनार मैन ईटर लेपर्ड का, जिसने 400 से भी ज़्यादा लोगों की जानें ली थी। हमारी अगली कहानी होगी द तल्ला देश मैन ईटर। इसी तरीके से लॉन्ग स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। सभी अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।